हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो आखिरी वनडे फोर्थ वनडे इंटरनेशनल खेलने जाना वाला है वो होगा द लॉर्ड्स लंदन में। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपकी टीम के लिए कौन सी सबसे प्रमुख खिलाड़ी होंगे, लॉर्ड्स पर किसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वैसे तो आपको पता होगा कि 2019 में लॉर्ड्स में ही इंग्लैंड ने पहला वर्ल्ड कप जीता था और वो वर्ल्ड कप भी कोई आसानी से आया नहीं था उनके हाथ। 2 बार मैच टाई हुआ और उसके बाद चौके या छक्के से डिसाइड हुआ था कि वर्ल्ड कप किसके पास रहेगा। तो ये तो एक अजीबो-गरीब नियम था जो कि शायद बाद में बदल दिया गया और सुपर ओवर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट वो भी उसमें आपने देखा था कि बेन स्टोक्स ने एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी, ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये ग्राउंड बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखते हैं कि कैसा रहा यहाँ पर रिकॉर्ड और ग्राउंड कैसा होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ लॉर्ड्स, आपको लेकर चलता हूँ, ग्राउंड का व्यू दिखाऊंगा कि ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सैटेलाइट व्यू है। तो मैं अगर इसमें आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा डिटेल में कि 2020 से यहाँ पर 2 मैचेस खेले गए हैं और अगर ये खेल की पट्टी होती तो आप देखते हैं स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ा सा मुझे 65 के रेंज में लगती है मीटर के, और जो स्ट्रेट बाउंड्री है या फिर आप कहें मिड विकेट या कवर, तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये 85 टू 90 मीटर्स के बीच आती हैं। इवन 91 भी 90 85 टू 91 तक आप कह सकते हैं। तो जो कट पुल वाले बैट्समैन हैं उनके लिए थोड़ा इजी पड़ता है, लाइक लैम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स भी ये सब पसंद करते हैं कट मारना, पुल मारना। उसके साथ साथ फिलिपी न्यूजीलैंड के, डैरल मिचेल, तो ये सब प्लेयर्स जो हैं इनके लिए ग्राउंड ठीक होगा। हालांकि अगर कोई पावरफुल बैटर है तो उसके लिए भी तो स्ट्रेट में भी वो मार के अपना रन बना सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो मैचेस हुए हैं, जो 2 मैचेस हैं उसका लेखा-जोखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 मैचेस हुए हैं, ऑन एन एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो 247 होता है। बट जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी इंग्लैंड की चल रही है, हो सकता है ये छोटा स्कोर बन जाए। पर लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते कि दिन कैसा है, सब कुछ निर्भर करता है, जैसा कि मैं कहता हूँ, दिन पर। आप वही बॉल को स्ट्रेट में सिर के ऊपर से बॉलर के छक्का लगा सकते हैं और उसी बॉल पे आप बॉलर को कैच भी दे सकते हैं। तो ये दिन के ऊपर भी निर्भर करता है। अब मैं अगर एक नॉर्मल बात करूँ भाई, जो मैचेस हुए हैं, सो पहली बैटिंग करते हुए जैसा कि 250 आप देख सकते हैं। दूसरी बैटिंग में आप देखेंगे तो रन नहीं बन पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली बैटिंग करती ही दोनों बार टीमें जीती हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो दोनों ही बार यहाँ पर 200 से 200 के 50 के बीच में स्कोर बना है, और जो सेकंड इनिंग में है टीमें 200 से भी कम, मतलब जल्दी ऑल आउट हो गई हैं। और दोनों ही बार टीमें आप देखेंगे 10 विकेट 10 विकेट, मतलब कि पहले बैटिंग करने पे भी ऑल आउट होते हैं, दूसरे करने पे भी ऑल आउट होते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि बॉलर का ये गेम होने वाला है। और बॉलर में भी आप देखेंगे तो मीडियम पेसर 50%, फास्टर 50%, 25% और स्पिनर 25%। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 मैचों में जैसे कि 40 विकेटें गिर चुके हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि दोनों ही बार टीमें ऑल आउट हुई हैं। तो ऐसा में अगर ऐसा ही गेम होता है जैसा कि यहाँ पर प्रिडिक्ट किया गया है, या अगर जैसा कि ये पास्ट में हुआ है, अगर वैसा ही गेम होता है तो 20 विकेटें जाएँगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने टीम में बॉलर्स, ऑलराउंडर्स भर के रख लें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर विकेटें जाएँ तो बॉलर्स को ही विकेट मिलेगा, ऐसा तो है नहीं किसी और को विकेट मिलेगा, या ऑलराउंडर को मिल सकता है। एक आधी रन आउट भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्टली यही होने वाला है। अगर मैं बैटर की बात करूँ तो यहाँ पर आप 2 मैचों में देख सकते हैं फिल साल्ट 60 ही रन बनाए हैं इन 2 मैचों में, या 1 मैचों में वो आगे देखेंगे। और रिकी टोपले 6 विकेटें ली हैं, तो इनका ये एक अच्छा ग्राउंड है, तो आप अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हैं। फिल साल्ट तो खेल नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी जगह पे आप बेयरस्टो, जॉनी बेयरस्टो, कि वो भी ओपन करते हैं और थोड़ा हिटर हैं, अगर कुछ रन बना देते हैं तो वो आपकी टीम के लिए फ़ायदा होगा। तो ऐसे में अगर थोड़ा-सा मैं डिटेल में देखना चाहूँ कि भाई मुझे थोड़ा-सा बैटर का नॉलेज बता दीजिए, तो मैं यहाँ देखो फिल साल्ट को बताता हूँ। एक ही मैच खेला है इन्होंने और 60 की एवरेज है, और एक मैच पाकिस्तान के प्लेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जेम्स विन। तो ये जो सीरीज़ हुई थी एक पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे इनकी जो प्रमुख टीम थी वो नहीं खेली थी इंग्लैंड की, लाइक फिल सॉल्ट, जेम्स विन्स और ऐसे ही कुछ प्लेयर्स खेले थे वहाँ पर। और यहाँ जी हाँ, और एक और मैच हुआ है जो जिसमें आप देख सकते हैं जॉनी बेयरस्टो का नाम यहाँ दिख रहा है, एक मैच में 38 रन। डेविड विली हैं, तो विली आप जैसे कि मैंने कहा ऑलराउंडर में विली, लैम लिविंगस्टोन,
बेन स्टोक को बैटिंग के लिए ले सकते हैं क्योंकि उनका ये प्रमुख ग्राउंड है, हालांकि वो बॉलिंग शायद ना करें, बट बैटिंग भी करते हैं और रन बनाते जिस अंदाज में वो खेले हैं पिछला मैच, तो उनसे बचना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मैं आगे बढ़ूँ तो आपको दिखाऊं यहाँ पर बॉलिंग की बात, तो रिकी टोपले 6 विकेट और एक ही मैच में, शायद ये भारत के खिलाफ था। पाकिस्तान के हसन अली थोड़ा थोड़ा ऑलराउंडर कैटेगरी में खेलते हुए, युजवेंद्र चहल एक मैच में 4 विकेट, ग्रेगोरी एक मैच में 3 विकेट, और बाकी ये पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था मेरे ख्याल से साकिब महमूद, मैट परकिंसन एक मैच था, वहां पर इनकी प्रमुख टीम नहीं खेली थी, वहां पर ये इन बॉलरों ने विकेट लिया था। तो ये तो एक इस 2 मैचों का एक लेखा जोखा है। मैं अगर आपको आगे बढ़ूं और आपको हेड टू हेड बताऊं कि क्या इस ग्राउंड पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड कभी 2020 के बाद खेला है, तो मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम चूज करता हूं। आपको तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। तो इस ग्राउंड पे 2020 से तो इन्होंने मैच नहीं खेला, बट आमना सामना भी अगर इनका मैं देखूं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस सीरीज के ही 3 मैचों का ये लेखा जोखा आया है। तो उसमें आप देख सकते हैं टॉप स्कोरर, और तो पहला मैच तो बहुत ही इजीली न्यूजीलैंड ने जीता था, उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की और 2 मैच जीते। अब ये जो फाइनल मैच है, मैं इसे फाइनल कह सकता हूँ न्यूजीलैंड की दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीतती है और ब्लैक यहाँ पर अगर बार आता है तो ये सीरीज 2-2 की बराबरी होगी। अदरवाइज इंग्लैंड 3-1 से ये सीरीज जीत जाएगी। तो इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं और एक मैचेस आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने पहला ही मैच जीता था। अच्छा खेल वहां पर दिखाया गया था। अब मैं बात करूं तो पहले मैच के हीरो जो रहे थे, डेरिल मिचेल 118 रन बनाए थे और रचिन रविंद्र ने 3 विकेट ली थी। दूसरे मैच में आप देखेंगे कि लैम लिविंगस्टोन ने 95 रन बनाए थे। यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी और इंग्लैंड को बैकफुट पर भेज दिया था शुरू में ही, लेकिन उसके बाद लैम लिविंगस्टोन ने अच्छी पारी खेली और ये भी मैच इंग्लैंड 79 रन से जीत गया था। उसके बाद पिछला मैच तो आपने देखा ही था कि बेन स्टोक्स ने अकेले ही न्यूजीलैंड को 182 बेन स्टोक्स ने बनाया था, न्यूजीलैंड 187 तक पहुंच पाई थी। तो ये एक लेखा जोखा जो हेड टू हेड 2020 से कुछ मैचेस हुए हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, तो अभी तक तो इंग्लैंड इस पे भारी रही है। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इस सीरीज में न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं, उनमें अगर आप देखें, माफ करना, इंग्लैंड के जो बैटर हैं न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज में अब तक बेन स्टोक सबसे आगे चल रहे हैं, फिर उसके बाद लिविंगस्टोन है, बटलर है। तो ऐसे में आप अगर इनका औसत देखें, इस सीरीज की बात हो रही है, ये ओवरऑल अभी तक मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तो बेन स्टोक, लेम लिविंगस्टोन, जॉस बटलर, जो रूट काफ़ी फ्लॉप रहे हैं अगर आप देखें, तो 3 मैचों में केवल 10 रन बनाए हैं। तो ऐसे में क्या इनको लेना टीम में सही होगा? तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ना ले। डेविड मलान को मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि 2 मैचों में 75 की एवरेज से रन बनाए हैं। मोइन अली 22 की औसत है, बट अगर 1-2 विकेट लेते हैं तो ये आपके एक अच्छे पिक हो सकते हैं ऑलराउंडर के रूप में। जैसा मैंने टोपले की बात की, टोपले का या इस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इनको ज़रूर अपनी टीम में आप रख सकते हैं। ये मैं सिर्फ इंग्लैंड के साथ बता रहा हूँ, बट इन्होंने भारत के साथ 6 विकेटें ली थी और यही ग्राउंड था, तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं। डेविड विली, जैसा मैंने कहा, ऑलराउंडर को आप भर सकते हैं। क्रिस वोक्स डेफिनेटली, लिविंगस्टोन भरेंगे ही, क्योंकि अगर उनको बैटिंग का मौका मिलता है, जैसा यहाँ पे देखा गया कि दोनों पारियों में 10 विकेटें गई हैं दोनों बार, तो बैटिंग तो मौका मिलेगा और शायद बॉलिंग करके एक आधा विकेट भी ले लेंगे। और मोइन अली भी। तो मोस्टली इंग्लैंड के 2-3 ऑलराउंडर, जैसे कि वोक्स को मैं ऑलराउंडर बोलता हूँ, विली को भी बोलता हूँ, लिविंगस्टोन, और ये चार ऑलराउंडर, और रिकी टोपले बॉलर, तो 5 तो यहाँ से पिक हो। और अगर मैं बात करूँ आपको, बेन स्टोक्स, बटलर और मलान, तो ये 3 प्लेयर यहाँ पे हो गए। तो उसके बाद ट्रेंट बोल्ट एक आते हैं न्यूजीलैंड के। अगर मैं आपको न्यूजीलैंड की थोड़ा सा हाल दिखा दूँ, इस सीरीज का हाल, इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने कैसा खेला है इंग्लैंड के साथ, अगर मैं, तो ये सीरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। डैरल मिचेल, कॉनवे भी अच्छा रन बनाए थे, एक मैच में नॉट आउट रहे थे,
शतक मार, बट उसके बाद उनकी कोई अच्छी पारी आई नहीं। विलियम भी 25 के औसत से खेल रहे हैं, ग्लेन फिलिपी 37 के औसत से खेले हैं। तो इस प्लेयर को मैं पिक कर सकता हूँ अपनी टीम में, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, तो उसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं। उसके बाद निकोलस का कुछ अच्छा स्कोर आया नहीं है। अगर बॉलिंग की बात करूँ तो 2 मैचों में 8 विकेटें, और पिछले मैच में शायद 5 विकेटें भी उन्होंने ली थी। तो टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, और अगर मैं एक ऑलराउंडर को पिक करना चाहूँ तो ग्लेन फिलिप और डैरिल मिचेल, ये 2 में से एक, 2 में से दोनों या फिर 2 में से एटलीस्ट एक को तो पिक करूँगा मैं। डैरिल मिचेल हालाँकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो बॉलिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। एक नया प्लेयर, हालाँकि पुराने प्लेयर ही बट वापसी किए हैं, कैल जेमिसन। 2 मैचों में विकेटें नहीं मिली हैं, थोड़ी रिदम पाने में इनको समय लगेगा, तो हो सकता है ये आगे के मैचों में अच्छा करें। तो ये तो प्लेयर्स कई सीरीज़ के बारे में जो भी लेखा-जोखा था मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊँगा कि ओवरऑल जो एक टीम पिक करनी होगी। अगर बेस्ड ऑन इस सीरीज़ के से पिक करें न्यूज़ीलैंड की टीम, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर निकल के आती है। इन 11 प्लेयर में से आप किसी को भी ले सकते हैं, या फिर अगर इस सीरीज़ के ऊपर से न्यूज़ीलैंड का सिलेक्शन ऐसे होगा, इन प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड के प्लेयर्स की, इस सीरीज़ बेस्ड ऑन द सीरीज़ जो करंटली सीरीज़ खेली गई 3 मैचों की, तो उस पे ये आएगा, ठीक है? हालाँकि ये ओवरऑल, माफ़ करना, ये ओवरऑल जो पिछले 4 सालों में इंग्लैंड ने परफ़ॉर्म की है, उसके बेस पे है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो विली नंबर 1 पर आते हैं, आदिल रशीद। अब आप यहाँ पर बेन स्टोक्स का नाम बहुत नीचे देख रहे होंगे, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में 13 ही मैचेस खेले हैं, बीच में वनडे खेलना भी छोड़ दिया था इन्होंने। वापसी की है, लेकिन वापसी बहुत ही धमाकेदार की और 182 रन बनाए थे। तो लॉर्ड्स इनका पसंदीदा ग्राउंड भी है, तो ऐसे में काफ़ी चांसेस है कि ये अच्छा खेल पाएँ। बट इनके सामने होंगे ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी। अगर उनसे पार पाते हैं तो डेफ़िनेटली ये फिर से शतक मारने वाले हैं। कोई गलती ना करे, बस ये होता है कि बैटर कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस होके गलती कर जाता है। तो ये अगर मैं एक इंग्लैंड की टीम के हिसाब से देखूँ तो जॉस बटलर, डेविड मलान, रॉय को तो नहीं है, सैम करन भी ले सकते हैं, मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो शुरुआत में, लाइम लिविंगस्टोन, क्रिस वॉक्स, बेन स्टोक्स और रिकी टोपले। इनका जो पिछला मैच है 6 विकेट यहाँ पर था इन्होंने भारत के साथ। अब न्यूजीलैंड के साथ ले पाएंगे वो नहीं पता, लेकिन भारत के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा था। तो मिला जुला के ये टॉप के 11 प्लेयर्स आप ले सकते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के दृष्टिकोण से। अब मैं अगर बात करूं कि एक कंबाइंड 11 क्या हो सकती है ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की इस मैच के लिए, तो मैं गया, इंग्लैंड मैंने ऑलरेडी क्लिक किया, मैं न्यूजीलैंड क्लिक करता हूँ, ये हमारी टॉप 15। तो इसमें से ही आपको 11 कोई भी पिक करने हैं। तो ये बेस्ड ऑन इस सीरीज का परफॉर्मेंस नहीं है, ये बेस्ड ऑन आपके जो भी मैचेस, जितने भी मैचेस अभी तक खेले हैं विगत 4 वर्षों में, ठीक है? तो डैरल मिचेल नंबर 1 पे है, टॉम लैथम, बट फॉर्म इनका थोड़ा सा डावाडोल है, तो देखेंगे कि ये कैसा खेलते हैं। इस सीरीज में तो अच्छा नहीं किया है, तो इनको ना पिक करें तो भी चल जाएगा। डेविड विली ऑलराउंडर है, आदिल रशीद तो खेलेंगे कि नहीं, अगर खेलते हैं तो इनको पिक कर सकते हैं। जॉस बटलर, डेविड मलान, जेसन रॉय तो नहीं है ना? सैम करन खेलते हैं तो ठीक है, पिक कर सकते हैं। कॉनवे, कॉनवे पहला मैच काफ़ी अच्छा गया था, उसके बाद 2 मैचों में डाउन है, बट इनको मैं पिक करना चाहूँगा। जॉनी बेयरस्टो पिछले मैच में जल्दी उठ हुए थे, लेकिन इस मैच में मैं सोचता हूँ कि खेल पाए। ट्रेंट बोल्ट को तो रखना ही है। सेंटर खेलेंगे कि नहीं उन्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता। खेलते हैं तो पिक कर सकते हैं, बट स्पिनर को उतना मदद नहीं है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर ये फिट बैठते हैं दूसरे प्लेयर की जगह पे तो ही ले लें। लाइम लिविंगस्टोन अगर बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली यस, क्योंकि बैटिंग में तो ये धमाल मचा ही सकते हैं। और टीम साउदी, तो मिला जुला के इनमें से ही आपको कोई भी 11 प्लेयर पिक करने हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक टिक किया हुआ है, उनमें से कोई भी प्लेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी टीम पिक करें और मुझे बताएं कि क्या आपकी टीम में बेन स्टोक्स हैं या डेविड मलान हैं या नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो लोगों से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं भी, और अब जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है तो अभी बहुत कुछ मैंने एनालिसिस बना के रखी है, वो मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भाई एक टीम के सारे प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड है सारे टीम के खिलाफ कैसा है, वो एक लुक में, एक क्लिक पे आपको सामने दिख जाएगा कि अच्छा, अगर ये जैसे बाबर आजम है तो इसका एवरेज सभी टीमों के साथ कैसा है,
बैटिंग पहले करते वक्त कैसा है, बैटिंग सेकंड करते वक्त कैसा है। जैसे शुभमन गिल है, उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ अच्छा है, तो कहाँ पे अच्छा है, क्या घर में अच्छा है या बाहर खेले हैं वहाँ पे अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस और भी बॉलर्स के लिए और बैटर के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ। तो वैसे ही और भी बहुत कुछ एनालिसिस मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे दिखाते जाऊंगा। अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लोग तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नई वीडियो आएगी तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो। तो अगर ये आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।